हेलो एवरीवन। आज देखते हैं विराम चिन्ह एंड उसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, मतलब विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। ठीक, तो विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग प्रत्येक भाषा में भाव एवं अभिव्यक्ति को बातचीत के दौरान समझाने के लिए या विशेष बात पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार देखते हैं। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में पहला होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, इकहरा और दुहरा। ठीक, तो देखते हैं इसका पूर्ण विराम का डेफिनेशन। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरी तरह से रुकना। ठीक है, पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरी तरीके से रुकना। जैसे ही हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं इस टाइप से, जहाँ एक बात फिर पूर्ण विराम विचार या वाक्य का गति अंतिम रूप ले लेता है, तब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जब कोई हम वाक्य या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में जो पूर्ण विराम करते हैं, क्यों? क्योंकि वह शब्द कंप्लीट हो गया है करके, उसकी मतलब उस शब्द के आगे और शब्द अब नहीं है, वो सेंटेंस कंप्लीट है, ये दिखाने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह वाक्य के समाप्ति का बोधक है। समझ में आ गया इतना? अब देखते हैं इसके दो प्रकार पूर्ण विराम के। पहला होता है इकहरा, दूसरा होता है दुहरा। ठीक है, इकहरा में गीता चाय बनाती है। ठीक, गीता चाय बनाती। अब एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए पूर्ण विराम कर दिए, इसको बोला जाता है इकहरा। इसका सेकंड पॉइंट है दुहरा। ठीक है, दूसरा प्रयोग है, दूसरा उसका प्रकार है रघुकुल रीत सदा चली आई, पूर्ण विराम। प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक, तो ये हो गया इसमें डबल पूर्ण विराम। एक सेंटेंस कंप्लीट तो एक जस्ट इसी के आगे और एक लाइन है, तो दोबारा लिख के हमने उसकी सेकंड लाइन लिख के दो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया, इसी को दुहरा कहा जाता है। और इकहरा मतलब एक पूर्ण विराम एक सेंटेंस के बाद। ठीक है, पूर्ण विराम के प्रयोग के नियम देखते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम जो है उसके प्रयोग के नियम। तो पहला क्या होता है, साधारण संयुक्त या मिश्रित वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक, साधारण संयुक्त या मिश्रित वाक्य में पूर्ण विराम का क्या होता है, प्रयोग होता है। दोहा, सोरठा, चौपाई आदि के अंत में दोहरा पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, कि दोहा, सोरठा, चौपाई आदि के अंत में दोहरा पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। क्रिया रहित वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे क्या है, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक, जैसे क्या है, भारत का प्रधानमंत्री बिलासपुर के कलेक्टर। अब इसके बाद मैंने पूर्ण विराम कर दिया, भारत का प्रधानमंत्री कंप्लीट हो गया सेंटेंस, बिलासपुर के कलेक्टर कंप्लीट हो गया सेंटेंस। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, अल्प विराम। अल्प विराम क्या हो जाता है, देखिए अल्प विराम का निशान इस टाइप से होता है। ठीक, ब्रैकेट के अंदर कॉमा को बोला जाता है अल्प विराम। शाब्दिक अर्थ थोड़े देर के लिए ठहराव। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में थोड़े देर के लिए ठहराव। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, रुको, फिर अल्प विराम, मत जाओ। ठीक, ये अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है, रुको फिर एक अल्प विराम कर दिए, ठहराव आ गया उसमें। ठीक है, लेकिन थोड़े देर के लिए ठहराव है। ठीक, रुको मत जाओ, रुको मत, एक बोलते हैं रुको मत जाओ। ठीक है, एक बोलते हैं रुको मत और जाओ। ठीक है, तो ये हो गया रुको मत कॉमा फिर जाओ। ठीक, इसका नियम देखते हैं। इसके नियम में क्या है, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद, वाक्यांश या संयोजक शब्द हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे चाय हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन और शक्कर लेते आना। एक सेंटेंस हो गया, चाय कॉमा बिस्किट कॉमा नमकीन और, अब और के आगे कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉमा की जगह और शक्कर लेते आना। दो सेंटेंस के बीच में हमने कर दिया। जैसे अभी डेफिनेशन में देखा था कि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद, वाक्यांश या संयोजक शब्द हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे चाय कॉमा बिस्किट कॉमा नमकीन और शक्कर लेते आना। ठीक, अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में क्या है, विजय नहाता है, कपड़े पहनता है, बाल बनाता है।
बस्ता पकड़ता है और स्कूल चला जाता है। ठीक है, इसका सेकंड उदाहरण देखो कि विजय नहाता है, कॉमा, कपड़े पहनता है, कॉमा, बाल बनाता है, कॉमा, बस्ता पकड़ता है। इसके बाद कॉमा नहीं देंगे क्योंकि बस्ता पकड़ता है और स्कूल चला जाता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट करना है, इसलिए हम यहाँ बस कॉमा, बस्ता पकड़ता है, कॉमा, स्कूल जाता है ऐसे नहीं लिख सकते। बस्ता पकड़ता है और स्कूल जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले सेंटेंस जो आएंगे उसमें कॉमा लगेंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा नियम। यदि कोई वाक्यांश चिन्ह में लिखा जाता है तो उसके पूर्व वाले शब्द या वाक्यांश में अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे नायक ने नायिका से कहा। ठीक, नायक ने नायिका से कहा, कॉमा लग गया। ठीक है, अब तुम्हारा मुखड़ा चांद से प्यारा है। ठीक, क्या देखो पूरा सेंटेंस पढ़ो। नायक ने नायिका से कहा, कॉमा, तुम्हारा मुखड़ा चांद से प्यारा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया कि नायक ने नायिका से कहा, बट क्या कहा, कैसे कहा, कि अब देखो तुम्हारा मुखड़ा चांद से प्यारा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इस कॉमा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हमको अभी क्या ध्यान देना है कि नायक ने नायिका से कहा, फिर कॉमा लगा, देन पूरा सेंटेंस पूरा किया गया कि तुम्हारा मुखड़ा चांद से प्यारा है। ठीक, सेकंड इसी तरह देखते हैं। शिक्षक ने राम से कहा, तुम अच्छे विद्यार्थी होगे। ठीक है, शिक्षक ने राम से कहा, तुम अच्छे विद्यार्थी होगे। ठीक है, थर्ड नियम देखते हैं। शब्द या वाक्य की पुनरावृत्ति होने पर कॉमा का प्रयोग होता है। शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास बहुत बहुत सोना है। ठीक है, हम लोग जैसे किसी सेंटेंस का उपयोग करते हैं कि मेरे पास बहुत सोना है, तो किसी बहुत ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा सोना है। ठीक है, तो वही हो गया कि मेरे पास बहुत, लेकिन एक बहुत के बाद कॉमा लगेगा, देन दोबारा जो बहुत होगा उसमें कॉमा नहीं लगेगा, डायरेक्ट वो बहुत सोना है करके कंप्लीट सेंटेंस किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका चौथा नियम। यदि वाक्यों के बीच में किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, ताकि अव्यय का प्रयोग हो। ठीक है, चौथा नियम क्या है कि यदि वाक्यों के बीच में किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, ताकि असत्य का प्रयोग हो। ठीक है, ताकि असत्य का प्रयोग हो और उसके पूर्व वाला वाक्य पूर्ण हो तो पूर्व वाले वाक्य के उपरांत अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे शिक्षक ने कहा था, अब ये पूर्ण शब्द हो गया, शिक्षक ने कहा था। ठीक, पूर्ण हो गया, इसलिए मैंने पढ़ लिया। ठीक है, ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने पढ़ लिया, इसलिए इसको पूर्ण शब्द कहा गया है। ठीक, वह आया परंतु मैं चला गया। अब वह आया, कौन आया, तो पूर्ण है ही नहीं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें वह आया तो कौन आया, कहाँ से आया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए पूर्ण नहीं है। परंतु मैं चला गया। ठीक है, तो ये बताया गया है कि इसमें शिक्षक ने कहा था। ठीक, कहा होगा, कुछ तो कहा होगा, पूर्ण शब्द हो गया, वह आया। ठीक है, वह आया मतलब कौन आया, कैसे आया, क्या से आया, पूर्ण नहीं हो रहा है वाक्य। ठीक, अब देखते हैं थर्ड नंबर पे अर्धविराम। अर्धविराम का निशान इस टाइप से होता है। ठीक है, डॉट, फिर नीचे में कॉमा। ठीक है, ये अर्धविराम का चिन्ह हो गया। अल्प विराम से अधिक समय तक और पूर्ण विराम से कम समय तक के ठहराव को अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अल्प विराम से अधिक समय तक। ठीक है, अल्प विराम में हम एक शब्द के बाद कॉमा, दूसरे शब्द के बाद कॉमा लगा रहे थे। ठीक है, इसी तरह लिखा है कि अल्प विराम से अधिक समय तक और पूर्ण विराम, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगाते थे, तो यहाँ बोला गया है कि पूर्ण विराम से कम समय तक के ठहराव को अर्धविराम कहते हैं। ठीक, अब इसका नियम देखते हैं। नियम में क्या है कि जब वाक्य मिश्रित हो तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। जब वाक्य मिश्रित हो तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। जब एक प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ सेंटेंस कंप्लीट है, अर्धविराम हुआ, लेकिन इसके आगे और सेंटेंस है। सूर्योदय हुआ, अर्धविराम, अंधकार दूर हुआ, अर्धविराम, पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, पूर्ण विराम। सूर्योदय हुआ, अर्धविराम, अंधकार दूर हुआ, अर्धविराम, पक्षी चहचहाने लगे, पूर्ण विराम, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब ठीक है, तो बीच में जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रही है तो उसमें अर्धविराम का चिन्ह लगता है। ठीक, जैसे इसका नियम देखते हैं दूसरा कि मिश्र वाक्यों
और ठीक है मिश्र वाक्यों और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों के मध्य में अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक कि मिश्र वाक्यों और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों के मध्य में अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे जो पेड़ों को पत्थर से मारते हैं उन्हें वे फल देते हैं। जो पेड़ों को पत्थर से मारते हैं उन्हें वे फल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, और इसका पहला नियम देखते हैं कि एक ही वाक्य में अनेक प्रकार के प्रश्नवाचक, ठीक है, एक ही वाक्य में अनेक प्रकार के उपवाक्य हों और सभी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो तो सभी उपवाक्यों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। अंतिम में प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, रवि क्या करता है, अल्प विराम। रवि कहाँ रहता है, अल्प विराम। रवि क्यों रहता है, अल्प विराम। यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब एक बार और देखो, रवि क्या करता है, अल्प विराम। रवि कहाँ रहता है, अल्प विराम। रवि क्यों रहता है, अल्प विराम। यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो। क्यों जानना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक, दूसरा नियम, जब किसी वाक्य में आज्ञा देने का भाव हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता बल्कि पूर्ण विराम का लगता है। अब ये नियम याद रखना पड़ेगा आपको कि जब कोई वाक्य में आज्ञा देने का भाव हो, अब सेंटेंस देख लो कि सेंटेंस में आप क्या सेंटेंस ले रहे हो। ठीक है, तो प्रश्नवाचक है वो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कैसे हम पूछ सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में किसी को आज्ञा दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बताओ तुम्हारा क्या नाम है। अब बोलते तुम्हारा क्या नाम है तो क्वेश्चन मार्क आ गया था, लेकिन बोला गया है बताओ तुम्हारा क्या नाम है, हम सामने वाले को आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला है कि आज्ञा देने का भाव, तो हम सामने वाले को आज्ञा दे रहे हैं कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है। ये सेंटेंस ऐड कर दिए हम, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। ठीक, अब 5वां नंबर में है चिन्ह विस्मयादि बोधक। विस्मयादि का बोधक होता है चिन्ह का इस टाइप से होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम सुख में, दुख में, खुशी, घृणा, करुणा, शोक, भय, हर्ष आदि शब्दों को बताने वाले के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा, पढ़ा होगा, सुख के बाद विस्मयादि बोधक, दुख के बाद, ऐसे शब्दों के बाद हमेशा विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। ठीक है, अंत में विस्मयादि चिन्ह होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में, वाह तुम परीक्षा में पास हो गए। अरे श्याम इधर आओ। ओह मेरा सिर दर्द से फट रहा है। ठीक है, ये हो गया। इस टाइप से हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को देख के पहचान सकते हैं कि यह कौन सा है, विस्मयादि बोधक है। अब अगला देखते हैं 6वां, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या हो जाता है, ये देखो, इसमें 2 टाइप से हो जाते हैं उद्धरण चिन्ह ना। एक तो होता है जो सिंगल कॉमा होता है, वो सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है, और जस्ट इसी का 2 कॉमा हो जाता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह हो जाता है। इसको एक हरा बोलते हैं, इसको दुहरा बोलते हैं। ठीक, जब किसी कथन को या किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो या बोलना हो तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह या ऊपरी विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इकहरा का उद्धरण चिन्ह। किसी कवि, ठीक है, किसी कवि या व्यक्ति, ठीक, क्या वाला गया, किसी कवि या व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक, पत्रिका, शीर्षक या उपाधि का बोध कराने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध। अब मुक्तिबोध में देखो इन्वर्टेड कॉमा आ गया। ठीक है, एक सिंगल, एक हरा वाला। दोहरा में किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने पर दोहरा चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, अब 7वां देखते हैं योजक चिन्ह। हिंदी में किन्हीं 2 शब्दों को जोड़ने या उसके बार बार दोहराने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई शब्द होता है उसके बीच भी ये चिन्ह आता है, उसी को बोला जाता है योजक चिन्ह। जैसे माता पिता। अब माता या पिता के देखो चिन्ह आ गया, स्वर्ग नरक फिर चिन्ह आ गया, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। धीरे धीरे, जैसे कोई चीज़ रिपीट हो रही है अभी तो धीरे धीरे, ठीक, डाल डाल, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, मतलब ऐसे शब्दों के बीच में जो सब यूज़ किया जाता है चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। अब इसमें नियम इसका पहला देखते हैं कि जब 2 विशेषण शब्द एक साथ संज्ञा के समान प्रयोग हो तो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे
अंधा बहरा, भूखा प्यासा। ठीक। नियम 2, जब सार्थक और निर्थक शब्द एक साथ बोला जाए तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सार्थक और निर्थक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग कोई शब्द यूज़ करते हैं, पानी वानी, रोटी वोटी, सब्जी वब्जी। ठीक है, तो अब हम कोई भी सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, उसी को निर्थक शब्द कहा जाता है। इसके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक। नियम 3, जब मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया एक साथ आए। ठीक, जब मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया एक साथ आए तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गिरना, गिराना। जब मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया एक साथ आए तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गिरना, गिराना, चलना, चलाना। ठीक है, इसी तरह कोई सा भी वर्ड हो सकता है, गिरना, गिराना, चलना, चलाना, खाना, खिलाना। ठीक है, पीना, पिलाना, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब नियम 4 देखते हैं। जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक चिन्हों का लोप हो तब यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे शब्द सागर। ठीक है, योजक चिन्ह, अब ये हो गया, लोप हो गया संबंध कारक चिन्हों का। अब दोनों शब्दों के बीच शब्द का सागर। ठीक है, मानव जीवन, मानव का जीवन, दोनों के बीच में संबंध बता रहा है और इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इससे पहचान सकते हैं। अब 8वां देखते हैं, विवरण चिन्ह। ठीक है, कि विवरण चिन्ह देखो, हाइफन टाइप्स इस टाइप से लगाते हैं, डैश किसी चीज़ सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके आगे डेफिनेशन लिखने के लिए या कुछ भी सेंटेंस, वाक्य, परिभाषा जो भी लिखने के लिए, इसी को बोला जाता है विवरण चिन्ह। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जब किसी शब्द या वाक्य की व्याख्या करनी हो या उसके क्रम को बताना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 9वां, हस्पद। हस्पद का मतलब क्या होता है, इस टाइप से चिन्ह होता है जब हम कोई सेंटेंस लिखते रहते हैं और बीच का कोई शब्द हम भूल जाते हैं और हमको उसको ऐड करना है, तो आपको ध्यान होगा हम ऐसा चिन्ह लगा के हम ऊपर में लिख देते हैं, उसी को बोला जाता है हस्पद चिन्ह। ठीक है, इसमें इसका डेफिनेशन देखते हैं। वाक्यों को लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाए तब इस चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को लिखते हैं। हस्पद को विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 10वां, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में लिखते हैं, डॉक्टर हो गया, पंडित हो गया, सुश्री का सू लिख के हम लोग डैश कर देते हैं। ठीक है, विद्यालय में वी लिख के कर देते हैं, महाविद्यालय में महा डॉट करके लिख देते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में कोई शॉर्टकट लिख के हम लास्ट में ये जो डॉट का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है लाघव चिन्ह। ठीक, जैसे देखो इसका डेफिनेशन, किसी शब्द को उसके पूर्ण रूप में ना लिखकर संक्षिप्त में लिखकर उसके सामने बिंदुनुमा संरचना बनाना लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं 11वां, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, ये जो बराबर हम लोग बोलते हैं ना, बराबर का चिन्ह, इसी को बोला जाता है हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह। जैसे जल, पानी, मतलब ऐसा चिन्ह जहाँ भी आएगा वो तुल्यता सूचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 12, लोप सूचक चिन्ह। ठीक है, लोप सूचक चिन्ह क्या हो जाता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते रहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस लिखते लिखते लास्ट में डॉट 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 कर देते हैं। ठीक है, कि चूँकि, इसलिए, लेकिन, ऐसे करके हम डॉट 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 चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस जैसे इसका डेफिनेशन देखो कि जब किसी कथन को अधूरा छोड़ दिया जाए तब कथन के अंत में अनिश्चित बिंदुनुमा संरचना लोप सूचक चिन्ह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं तो ठीक हूँ लेकिन डॉट 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 डॉट, इस टाइप का चिन्ह क्या कहलाता है, लोप सूचक कहलाता है। अब अलग लिखते हैं 13 नंबर का तारक चिन्ह। यह सितारे नुमा संरचना वाला चिन्ह होता है। जब लिखते समय कोई गलत शब्द का प्रयोग हो जाए तो गलत शब्द को सुधारने के लिए सही शब्द लिखकर उसके सामने तारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों देखे होंगे मैसेज में, व्हाट्सएप में आप चैट करते हो। ठीक है, तो कोई शब्द जैसे हमने गलत टाइप कर दिया, जैसे ही गलत टाइप कर दिया उसको सुधारने के लिए हम क्या कर देते हैं, नीचे में एक ऐसा स्टार बना के इस टाइप से चिन्ह करा के फिर उस वर्ड को लिख के भेज देते हैं, ताकि सामने वाला समझ जाता है कि वो वर्ड उनका मिस्टेक हो गया है तो सुधार के भेज रहे हैं करके। उसी को तारक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब जितने भी चिन्ह हैं उसके पूर्ण तथ्य हैं 2-4, आप उसको भी देख लीजिए। विराम चिन्ह व्याकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह लेखक की मनोदशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी में प्रयोग होता है, जिसे हिंदी में अपनाया गया है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा के भाव में स्पष्टता आती है। हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग अल्प विराम का होता है
फिर संयोजक चिन्ह का होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।